हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आज एक और नोटिफिकेशन के साथ हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जो इसमें नोटिफिकेशन वैकेंसी है वो 4096 टोटल वैकेंसी है और ये आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा जारी की गई है। आरआरसी एनआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 है। तो टोटल पद जो है वो 4096 है। देखते हैं आगे इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या मेडिकल है और कौन इसमें फिलअप कर सकता है और कौन कौन से क्लस्टर से इसमें पोस्ट आई है। वो सभी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा की जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 13 अगस्त 2024 को ही आया है और मैं मेरी ड्यूटी के चलते थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ। आज 15 तारीख है, 15 अगस्त है। सभी को पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी ने ही 15 अगस्त बहुत अच्छे से मनाया होगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। ये जो नोटिफिकेशन डेट है वो 13/8/2024 को ही इशू हुआ है। ठीक है। नोटिफिकेशन अगर नंबर की बात करें तो RRC/06/2024 अप्रेंटिस एक्ट अप्रेंटिस है। अगर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन डेट की बात करें कि एप्लीकेशन कब से ऑनलाइन हो जाएंगे तो 16 अगस्त 2024 से ये स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल से ये स्टार्ट होने वाले हैं। और लास्ट डेट इसकी रहेगी 16 सितंबर 2024। अगर मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट जो है वो नवंबर 2024 तक इश्यू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अनेक्जर ए की बात कर लेते हैं जिसमें टोटल पोस्ट दी हुई है, कौन से डिवीजन से कितनी पोस्ट है। ठीक है ना। सबसे पहले लखनऊ क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ डिवीजन में देखिए, लखनऊ डिवीजन की अगर बात करते हैं तो मैंने मैकेनिक डीजल के अंदर 110 पोस्ट है टोटल। ठीक है ना। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो टोटल 30 पोस्ट है। फिटर की बात करते हैं तो टोटल 186 पोस्ट है। ठीक है ना। और कारपेंटर की बात करते हैं टोटल 9 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं टोटल 33 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो टोटल 20 पोस्ट है। ऐसे करके टोटल जो पोस्ट हैं वो है 422 पोस्ट। ठीक है ना। अगर यूआर की बात करते हैं तो उसमें है 210, और एससी की बात करते हैं तो 65, एसटी की बात करते हैं तो 32, ओबीसी की बात करते हैं तो 115। नेक्स्ट है पीएच। पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप में चार अलग अलग फिजिकल हैंडीकैप है। जैसे पहला हो गया एचआई, दूसरा एलडी, तीसरा एमडी, ठीक है ना, चौथा वीआई। देखो, एचआई हियर इम्पैक्ट, ठीक है ना। एलडी तो ये लोको मोटर डिसेबिलिटी, ठीक है ना। और एमडी की बात करें तो मल्टी डिसेबिलिटी है। और वीआई की बात करें तो ये हो गया आपका विजुअल इम्पेयर, ठीक है ना। चार अलग अलग डिसेबिलिटीज है। तो जिसके अंदर जो पोस्ट है वो है टोटल, हियरिंग इम्पेयर के अंदर है टोटल 3 पोस्ट है। ठीक है ना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर है वो है 3। और मल्टी डिसेबिलिटी के अंदर 1 पोस्ट है। और विजुअल इम्पेयर्ड के अंदर 1 पोस्ट है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो उसमें 41 पोस्ट है। नेक्स्ट उसी में लखनऊ डिवीजन के अंदर ही है, केरीज वर्कशॉप में। ठीक है ना। तो ट्रेड की बात करें, सॉरी कारपेंटर की बात करें तो 84 है। ठीक है। फिटर की बात करें तो 160 है। और प्रिंटर की बात करें तो 37 है। ट्रिमर की बात करें तो 22 है। ठीक है। और मैकेनिस्ट की बात करें तो 11 है। वेल्डर की बात करें तो 60 है। ऐसे करके टोटल जो पोस्ट है वो है 374। ठीक है ना। और यूआर की उसमें है 189, 189 पोस्ट। एचसी की बात करें तो 56 पोस्ट है। एसटी की बात करें तो 28 पोस्ट है। और ओबीसी की बात करें तो 101 पोस्ट है। ठीक है ना। वहीं पे अगर फिजिकल हैंडीकैप में बात करें तो हियरिंग इम्पेयर्ड के अंदर 5 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर 4 पोस्ट है। और मल्टी डिसेबिलिटी के अंदर एक भी पोस्ट नहीं है। विजुअल इम्पेयर्ड की बात करें तो उसमें 2 पोस्ट है। ठीक है ना। वहीं पे एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो टोटल कितनी पोस्ट है, 11 पोस्ट है। ठीक है ना। वहीं पे अगर बात करें ब्रिज वर्कशॉप की बात कर लेते हैं लखनऊ के अंदर, तो वो देखो इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं। जैसे फीटर हो गया, एमवी हो गया, ठीक है ना। फोरगर एंड हीट ट्रेडर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में वेल्डर हो गया, पेंटर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैकेनिक कम ऑपरेटर हो गया। ठीक है ना। ऐसे करके टोटल पोस्ट है 43 पोस्ट है। ठीक है। और यूआर की उसमें 23 पोस्ट है। एचसी की पोस्ट है 7, एसटी की पोस्ट है 2। ठीक है।
एसटी की पोस्ट है 2 और ओबीसी की पोस्ट है 11। ओबीसी की पोस्ट है 11। वहीं पे फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात कर लेते हैं तो हियरिंग के अंदर है 1 और लोकोमोटर के अंदर है 1। मल्टी डिसेबिलिटी के अंदर एक भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा विजुअल इम्पेयर्ड के अंदर भी एक भी नहीं है और एक्स सर्विसमैन की भी एक भी पोस्ट नहीं है। वहीं पे लखनऊ में रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप की बात कर लेते हैं तो देखो फिटर के अंदर टोटल 208 पोस्ट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन के अंदर 80 पोस्ट है, मैकेनिस्ट के अंदर 26 है, वेल्डर के अंदर 19 है, ऐसे करके टोटल पोस्ट जो है 333 है। यूआर की जो पोस्ट है वो 177 है, एचसी की पोस्ट 65 है, एसटी की पोस्ट 2 है, ओबीसी की 89 है, ठीक है ना। और वहीं पे फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो टोटल मिला के चारों फिजिकल हैंडीकैप्ड को तो ये पोस्ट हो गई 7 और से 13 पोस्ट है, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन की है 9 पोस्ट है। रोलिंग ब्लॉक वर्कशॉप लखनऊ में ही है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब देखो लखनऊ की अलग अलग जो उसका वर्कशॉप होता है ना उनकी पोस्टें हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिशियन की देखो 82 है और जो एसी है रेफ्रिजरेटर की है जो एयर कंडीशनर की है उसकी है 118। वायरमैन की है 25 और टोटल मिला के बात करें तो टोटल पोस्टें हैं 225। उसमें यूआर की है 121, एससी की है 44, एसटी की है 01, ठीक है। ओबीसी की है 59 और हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करें तो एक 4 है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बात करें तो 2 है। मल्टी डिसेबिलिटी के अंदर 1 है, विजुअल इम्पेयर्ड के अंदर 2 है और एक्स सर्विसमैन की 6 पोस्ट है टोटल। ये हो गई अपनी लखनऊ की। उसके अलावा बात करें तो अंबाला क्लस्टर की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी कारपेंटर की देखो ये है अंबाला डिवीजन की है टोटल, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी पोस्ट है, कौन कौन सी होगी देखो। कारपेंटर हो गई, ठीक है, 24 पोस्ट है। वेल्डर की हो गई 46 पोस्ट है। ब्लैक स्मिथ की हो गई 12, ठीक है। और मेसन की हो गई 3, फिटर की हो गई 253, पेंटर की हो गई 13, इलेक्ट्रिशियन की हो गई 23, ठीक है। फिटर इलेक्ट्रिशियन से हो गई 16, वायरमैन की हो गई 5, मैकेनिकल डीजल की हो गई, ऐसे करके टोटल इसमें पोस्ट है आपकी 494, जिसमें यूआर की है 251 और एससी की है 72, एसटी की है 37 और आपकी ओबीसी की है 134, ठीक है ना। उसी में फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो हियरिंग इम्पेयर्ड की है 7, ठीक है। और ये कौन सी है और लोकोमोटर की है 7, ठीक है। और आपका जो मल्टी डिसेबिलिटी है वो एक भी नहीं है। उसके बाद में विजुअल हियर की है सॉरी विजुअल इम्पेयर्ड की है 05 और एक्स सर्विसमैन की है 47 पोस्ट, ठीक है। अब सी एन डब्ल्यू की बात कर लेते हैं यमुनानगर के अंदर। तो देखो फिटर, ट्रेड, वेल्डर, कारपेंटर ये सारी पोस्टें हैं, जिसमें टोटल पोस्ट है 420। यूआर की है 224, एसटी की है 85, सॉरी एससी की है 85 और एसटी की है 0, ठीक है। ओबीसी की है 111 और फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो टोटल पोस्ट है 12 चारों मिला के, ठीक है। जो दो में तो है ही नहीं मल्टी और विजुअल के अंदर, एक्स सर्विसमैन में भी 12 है, ठीक है। उसके बाद में अगर क्लस्टर मुरादाबाद की बात कर लेते हैं, मुरादाबाद डिवीजन में, तो इसमें केवल 2 पोस्ट है। एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, दूसरी है स्टेनोग्राफर। टोटल करके ऐसे 16 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की 2 है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14 है। यूआर की है 9 और एससी की आपकी है 2, एसटी की है 1, ओबीसी की है 4। बाकी अगर फिजिकल हैंडीकैप में बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की है 1 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन की 1 भी नहीं है। देखिए ये क्लस्टर डेली की है, तो क्लस्टर डेली की अगर बात करते हैं तो देखो सी एन डब्ल्यू की बात कर लेते हैं और इसमें है अपनी फीटर, कारपेंटर और वेल्डर 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट है अपनी, कितनी कितनी है 30, 20 और 13 है, ठीक है ना। उसके बाद में सी एन डब्ल्यू इलेक्ट्रिशियन की न्यू दिल्ली के अंदर बात कर लेते हैं, जो सी एन डब्ल्यू में ही है। तो फीटर, कारपेंटर और वेल्डर की है फीटर की है 60, कारपेंटर की है 45 और वेल्डर की है 31। वहीं पे सी एन डब्ल्यू की बात करें तो दिल्ली के अंदर है, वो फीटर, कारपेंटर, वेल्डर की है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लोगो शेड की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन की 40 है, फीटर की 40 है और वेल्डर जो गैस और इलेक्ट्रिक की है वो है 9। मैकेनिस्ट की बात करें तो वो है 8। इसी में देखो ईएमयू की अगर बात करें तो ईएमयू शेड की, तो ईएमयू शेड में आपके पास है फीटर जो इलेक्ट्रिशियन से है वो 50, ठीक है ना। फीटर मैकेनिकल से है वो 48 है, वेल्डर की है 5 है, पेंटर की 5 है, कारपेंटर की 6 है, मैकेनिस्ट की 5 है। वहीं पे डीएसएल शेड की बात कर लेते हैं तो ये टोटल पोस्ट है मैकेनिकल डीजल में 55 है, टर्नर के अंदर 07 है, वेल्डर के अंदर 07 है, फिटर के
हाँ ये इसकी हो गई। उसके बाद में DSL शेड SSB की बात करें तो उसमें फीटर की 46 और आपकी फीटर की है 45। ये अलग अलग पोस्ट है दोनों। इलेक्ट्रिकल TRD की बात कर लेते हैं तो इसमें आपके 98 पोस्ट है, ठीक है ना। और अगर पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो पर्सनल डिपार्टमेंट पे आपके डाटा ऑपरेटर की है 15 पोस्ट है, ठीक है ना। स्टेनो इंग्लिश के अंदर है 5 पोस्ट है। SNT डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर है 63 पोस्ट है। SNT टेलीकम्युनिकेशन की बात कर ले तो इसके अंदर है 29। ऐसे करके आपके पास अगर कुल पोस्टें देखते हैं तो वो है 919 पोस्ट है, जिसमें आपकी UR की है 467 है, और SC की है 140, ST की है 68, और OBC की है आपकी 244। और आपका जो फिजिकल हैंडीकैप की बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट हो गई फिजिकल हैंडीकैप में 28 है, ठीक है ना, चारों को मिला के। और आपका एक्स सर्विसमैन की है 34। उसी की बात कर ले तो DBTC TKJ के अंदर की बात करें तो फिल्टर की अंदर 28 है, ठीक है। वेल्डर की आपकी 17 है, कारपेंटर की 10 है, ठीक है, और पेंटर की 6 है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 है। ऐसे करके टोटल 65 पोस्ट है। और UR की आपकी 36 है, ठीक है, और SC की है 11, ST की है 4, OBC की है 14, और बाकी आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की एक भी नहीं है। SNT GZB की अगर बात कर लें तो उसमें इलेक्ट्रिशियन की आपकी 6, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है 3, वेल्डर जो G&E की है वो 4 है, फिटर की आपकी 2 है, पेंटर की आपकी 2 है, ठीक है ना। और मैकेनिक मशीन की जो मेंटेनेंस टूल मशीन है उसकी अगर बात कर लेते हैं उसमें दो टोटल करके 19 आपकी वैकेंसी है, जिसमें OBC UR की है 10, SC की है 2, ST की एक भी नहीं है, OBC की है 7, और बाकी आपकी एक्स सर्विसमैन की है। NHRQ न्यू दिल्ली की अगर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में है 40 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी में है 25 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात कर लेते हैं तो 9 पोस्ट है। डाटा एंट्री की अगर बात करते हैं तो 60 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट की अगर बात करते हैं तो 134 पोस्ट है, ठीक है ना। UR की 67 है, SC की 20 है, ST की 11 है, OBC की 36 है। और फिजिकल हैंडीकैप में अगर टोटल बात करें तो हियर इम्पेयर्ड में और हियरिंग इम्पेयर्ड में और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर 7 पोस्ट है टोटल। और एक्स सर्विसमैन के अंदर 4 पोस्ट है टोटल। क्लस्टर फिरोजपुर की बात कर लेते हैं तो देखो इसमें DSL सेट की बात करते हैं तो सारी पोस्टें हैं ये। और इसमें टोटल पोस्ट है 235, ठीक है। UR की 147, SC की है 60, ST की एक भी नहीं है, और OBC की 28 है। और फिजिकल हैंडीकैप में बात करें तो केवल लोकोमोटर डिसेबिलिटी की है 8, और एक्स सर्विसमैन की भी है 8। DMU कार शेड की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें भी देखो 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, डीजल, वेल्डर और टर्नर की। टोटल पोस्ट है 58, ठीक है। UR की है 36, SC की है 15, ठीक है, ST की एक भी नहीं है, OBC की 7 है। और फिजिकल हैंडीकैप में बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की एक और एक्स सर्विसमैन की एक है, ठीक है। उसके बाद में अगर CNW फिरोजपुर की बात कर लेते हैं तो वेल्डर, कारपेंटर, फीटर टोटल मिला के 84 पोस्ट है, जिसमें आपकी UR की 54 है, SC की 21 है, ST की इसमें भी एक भी नहीं है, OBC की 9 है। और फिजिकल हैंडीकैप में केवल लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 3 है और एक्स सर्विसमैन की भी 3 है। ELS शेड की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर G&E में है टोटल 72, UR में है 46, SC में में इसमें भी नहीं है, OBC में है 8 पोस्ट, और फिजिकल हैंडीकैप में 2 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन की है 2 पोस्ट। उसके बाद में अगर आगे बात करते हैं तो ब्रिज वर्कशॉप जलंधर की बात कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी पोस्ट है इसमें। प्लेट फीटर की है, वेल्डर की है, फीटर की है, मैकेन सॉरी मशीन ऑपरेटर की है, और स्लिंगर की है, MWD फीटर की है, पाइप फीटर की है, क्रेन ऑपरेटर की है। टोटल अगर पोस्टों की बात कर लेते हैं तो है 58। उसमें UR की है 33, SC की है 8, इसमें ST की 3 पोस्ट है, और OBC की है 14। उसके बाद में फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की एक भी नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करते हैं अपन तो CWM ASR की बात करते हैं तो इसमें पेंटर की है, इलेक्ट्रिशियन की है, वेल्डर की है, फिटर की है, मैकेनिस्ट की है, मैकेनिक मशीन मेंटेनेंस टूल वाली मशीन जो होती है
उसके अंदर है टोटल ऐसे करके 125 पोस्ट है, यूआर की 72 है, एससी की 16 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 30 है, ठीक है ना। और फिजिकल हैंडीकेप की बात करें तो लोकोमोटर डीजल डिसेबिलिटी की वो 5 पोस्ट है, बाकी एक्स सर्विसमैन की एक भी नहीं है। ये टोटल पोस्ट है दोस्तों। इसके अलावा बाकी और डिटेल की अब आगे बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है। देखिए दोस्तों, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट्स वाया योर आईटीआई ट्रेड्स thoroughly carefully and select the cluster unit accordingly. It should not happen to that candidate select a cluster or unit where there is no training slot recruitment. देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो कैंडिडेट है वो अपना जो ट्रेनिंग सिलेक्ट, देखो एक सबसे पहले तो इसमें बात बता दूं, जो आपका इसमें एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपकी जो आपको सिलेक्ट जो किया जाएगा वो आपके 10th और जो आपका आईटीआई है, किस ट्रेड से आईटीआई है, उन दोनों के मार्क्स को लिया जाएगा और मार्क्स को लेके एक मेरिट निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है जो अप्रेंटिस के लिए आती है, ठीक है ना। इसमें आपने अप्रेंटिस कोर्स उसमें जरूरी है, जैसे किसी से भी किया हुआ हो, जैसे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, फिटर में हो गया या फिर डीजल में हो गया, इलेक्ट्रिशियन में हो गया, ठीक है ना। किसी में भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास 10+2, और जो 10+2 के लिए है वो 10+2, और जो 10th की है वो 10th के लिए एलिजिबल जो पोस्ट पे है उस पे आप भर सकते हैं। और उसमें आपकी जो मेरिट फाइनल मेरिट निकलेगी उसी के बेस पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वही बात बता रहा है कि आपको जो ट्रेनिंग स्लॉट चुनना है ना, तो वो देख के आपको जो आपकी ट्रेड है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपने मान लो कि भर दिया जैसे इलेक्ट्रिशियन से, और वहाँ जिस क्लस्टर में आप भर रहे हो और वहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो फॉर्म है ना वो कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है ना, वो रिजेक्ट हो जाएगा एक तरह से, ये समझ लीजिए, और आपको दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए जो आपके जो ट्रेनिंग स्लॉट्स है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल मतलब यानी कि वो डिक्रीज भी हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एज पर वो आपके नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो आपके पास 10th होना चाहिए, 10+2 प्लस 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। या तो आपके पास 10th है, 10th नहीं है तो उसके अलावा जो रिलेवेंट वैकेंसी है उसके लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, और वो भी 50% मार्क्स के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए जो एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के द्वारा इशू किया गया हो, ठीक है ना। अभी देखो इसमें मोटा मोटा लिखा हुआ है कि नोट कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि जो इशू नोटिफिकेशन इशू आया है उससे पहले जो पास हो गए हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर मान लो जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का तो वो इसको फिल करने के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है ना, एलिजिबल नहीं है। एज की बात कर लेते हैं तो आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म की, जो 16 सितंबर है, उस 16 सितंबर तक आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में अगर एज होती है तो आपको नहीं लिया जाएगा। यानी कि आपकी जो एज है वो 16 सितंबर 2024 तक 15 साल से तो ऊपर हो जानी चाहिए, ठीक है, और 24 साल से नीचे रहनी चाहिए। अगर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो आपको एस टी एस सी के केस में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। ओबीसी के केस में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर बात करें कि एस टी एस सी जो कैंडिडेट है उनको अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कास्ट सर्टिफिकेट लाना होगा। सिमिलरली अगर देखें तो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है उनका अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाना है एनसीएल का, जो करंट ईयर 2024-25 में इशू किया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनको भी अपना पीएच या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लाना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, 100 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है, यानी कि 100 रुपये आपकी फीस चार्ज है और ये रिफंड नहीं होंगे। जो मोड रहेगा पेमेंट का वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है ना। और जो आपके एस टी एस सी और पीडब्ल्यूडी या फिर वुमन कैंडिडेट्स है उनकी कोई फीस नहीं है। ये ओबीसी और यूआर के लिए है, ठीक है ना। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है कि प्रोसीजर है कि मोड ऑफ सिलेक्शन की किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं शुरू में भी बताया था
कि ये जो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, ये डायरेक्ट आपकी जो 10th जो मैट्रिकुलेशन की जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे, और जो आपका किस ट्रेड से आप कर रखे हो तो उसमें आपने कितने मार्क्स किया है, दोनों को मिला के उनका एक इक्वल वेट निकाला जाएगा, इक्वल परसेंटेज निकाली जाएगी, है ना। उसी बेस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अगर मान लो किसी के, मान लो दो कैंडिडेट है और दो कैंडिडेट के सेम मार्क है, ठीक है ना, तो उनमें से किसको लिया जाएगा, जो ओल्ड एज होगा, जो अपर एज का होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि किसी किसी की जो ऐसे समझो कि कोई कैंडिडेट है जो 15 साल और 6 महीने का है, और मान लो कि कोई कैंडिडेट, एक दूसरा कैंडिडेट है जो 16 साल का है, तो 16 साल वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा। अगर मान लो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सपोज करो दो कैंडिडेट है और उनके परसेंटेज सेम है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो जो उनको सिलेक्ट किया जाएगा वो मेट्रिकुलेशन एग्जाम के हिसाब से किया जाएगा, किसने पहले एग्जाम पास किए। अगर फाइनल मेरिट की बात कर लेते तो आपकी क्लस्टर, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज इशू की जाएगी, ठीक है ना। जो आपकी 10th या मेट्रिकुलेशन और आईटीआई की, आईटीआई जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे होगी। देखो यहाँ पे दिया गया है कि फॉर डिफरेंट एबल्ड applicants person with disability the maximum disability is डिटेल कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज। देखो जिनको मान लो कि ज्यादा ही कुछ विकलांगता है तो उनके लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेड है, ट्रेड में जैसे फिटर या टर्नर की बात करें तो अगर अगर मान लो मैक्सिमम डिसेबिलिटी है तो वो इसके लिए अप्लाई है। क्या है कि लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज है एक साइड से, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर वेल्डर की बात कर लेते हैं तो वेल्डर में देखो, वेल्डर में क्या बोल रहा है कि ए पर्सन विदाउट लेग एंड विदाउट 3 फिंगर। अगर मान लो कि वेल्डर में अगर कोई पर्सन के एक एक लेग कटा हुआ है या उसके 3 उंगली कटी हुई है एक हाथ की, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रिशियन की अगर बात कर लेते हैं तो पार्शियली लोअर लिम्ब जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। मैकेनिस्ट की बात करें तो ओनली जो स्मॉल फिंगर होती है ना, अगर वो मान लो छोटी वाली जो अपनी जो 5 उंगलियां होती है उसमें एक छोटी छोटी उंगली होती है, वो अगर डैमेज है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है, उसके अलावा नहीं एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर और कुछ डिसेबिलिटी तो वो इसके लिए नहीं है। तो टोटल ये डिसेबिलिटी है। आप एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना दोस्तों, कि उसमें क्या आप एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए या नहीं है। तो एक बार कल से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आप एक बार ये फॉर्म जरूर देख लेना, नोटिफिकेशन जरूर देख लेना कि आप उसके लिए एलिजिबल भी है या नहीं है। हियरिंग की अगर बात कर लेते हैं तो हियरिंग में देखो ट्रेड्स की है, टोटल ट्रेड यहाँ पे आपको दे रखा है, और उसके अलावा मैक्सिमम डिसेबिलिटी है वो है आपके पास डिफ, डिम और डिफ एंड डिम, तीनों ही, ठीक है ना। अगर मान लो किसी कैंडिडेट के एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो उसको मल्टी डिसेबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जरूरी ध्यान, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो उस समय आपको क्या क्या अपलोड करना है। देखो सबसे पहले आपके जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका या तो बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं या फिर आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। देखो इसेंशियल एजुकेशनल की बात कर ले तो आप एसएससी मैट्रिकुलेशन या 10th जो पास मार्क सर्टिफिकेट है आप वो दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास आईटीआई जो मार्क्स की जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी या एससीवीटी विथ मार्कशीट के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। और एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन जो ये फॉर्म फिलअप करेंगे उन लोगों के पास आप प्रिस्क्राइब्ड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर अनेक्सर अवेलेबल ऑन आरआरसी वेबसाइट, यानी कि www.rrc.org पे आपके पास ये अनेक्सर मिल जाएगा। आपको ये अनेक्सर लेके और फिलअप करके और अपलोड करना है। अगर पीडब्ल्यूडी जैसे कैंडिडेट भर रहे हैं तो उसमें डिसेबिलिटी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। या जो एक्स सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन कोटा से अगर कोई लोग इसको भर रहे हैं, फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी पूरी नॉलेज, ठीक है ना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, धन्यवाद।